हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरुआत करेंगे पास्कल के नियम के साथ। चैप्टर चल रहा है तरल और ये दूसरी वीडियो है इसकी। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं पास्कल के नियम के साथ। पास्कल के नियम के अनुसार किसी तरल में किसी स्थान पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित होता है तथा सदैव पात्र के अभिलंब रहता है। मतलब क्या है, अगर हमने कोई पात्र लिया हुआ है और उस पर हम उसमें समझ लो कहीं से हमने इस तरफ से हमने एक प्रेशर लगाया, तो ये प्रेशर हर तरफ बराबर बराबर बटेगा और हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर अभिलंब रहेगा। ठीक है, ये है पास्कल का नियम। अब हम कोशिश करते हैं कि इसे प्रूव कर सकें ना। तो हमने क्या किया, हम मान रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा बर्तन है जिसके दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल है वो अलग अलग है। ठीक, तो दोनों तरफ से क्षेत्रफल अलग अलग है। इसमें दोनों तरफ से हमने एक पिस्टन लगाया हुआ। इस पिस्टन को अगर हम दबाते हैं, इधर वाले पिस्टन को अगर हम नीचे दबाते हैं तो हम किसी फोर्स F के साथ मान लेते हैं, F1 इधर लगाते हैं, तो क्या होगा, इधर वाला पिस्टन बाहर आ जाएगा और इस तरफ फोर्स लग रहा होगा F2 ना। पहले वाले का एरिया हम ले लेते हैं A1 और दूसरे वाले का एरिया हम ले लेते हैं A2, और क्योंकि हमने दबा दिया है तो हम मान ले रहे हैं कुछ वक्त के बाद पिस्टन इस नए पोजीशन पर आ गया यहाँ, और वही हाल इस पर हो रहा है, कुछ वक्त के बाद पिस्टन एक नए पोजीशन पर आ गया यहाँ। हमको ये नहीं पता है कि ये कितना है, फिर भी हम मान ले रहे हैं कि ये वाली जो दूरी है, पहले वाले पिस्टन की जो दूरी है, इसको हम ले लेते हैं D1 और इस वाले की जो दूरी तय करी है इसको ले लेते हैं D2। D1 ये दूरी है जो तय हो रही है। ठीक, तो क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा आयतन है वो तो बदलने वाला है नहीं, जितना आयतन यहाँ बदलेगा। अच्छा, डायग्राम के हिसाब थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको हम। हाँ, डायग्राम के हिसाब से हमको थोड़ा डिफरेंट लग सकता था। अब समझ सकते हैं कि जो आयतन इधर बदल रहा है वही आयतन दूसरे तरफ भी बदलेगा। दोनों तरफ जो है, जो आयतन इधर बदलेगा वही आयतन में इधर बदलाव आएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि आयतन संरक्षण के नियम अनुसार आयतन क्या, A1 इंटू D1 इज इक्वल टू A2 इंटू D2। इसको मान ले रहे क्वेश्चन 1। आयतन होता क्या है, क्षेत्रफल गुणे दूरी। ठीक, अब अगर हम ये बात करें कि जितना हमने इस तरफ कार्य किया है उतना ही कार्य इस तरफ आएगा, तो अगर हम बात करें, इसको हम कहते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कार्य ऊर्जा संरक्षण नियम की, तो कार्य ऊर्जा संरक्षण के अनुसार हमें क्या पता है, जितना इस तरफ कार्य होगा उतना ही इस तरफ भी कार्य होगा। कार्य कैसे निकलेगा, कार्य होता है बल गुणे दूरी, F1 इंटू D1 बराबर F2 इंटू D2। सही है। अगर अब हम दोनों तरफ, मतलब इस तरफ इसके एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड और इस तरफ इसके एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हम कह सकते हैं F1 अपॉन A1 इंटू A1 इंटू D1,
इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 इंटू A2 इंटू D2। क्योंकि A1 इंटू A1 अपॉन A1 कट जाएगा और D1 अपॉन D1 भी A2 अपॉन A2 भी कट जाएगा, तो ख़त्म, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब हमने देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या देखा था कि A1 इंटू D1 इज इक्वल टू A2 इंटू D2, ठीक, बराबर। तो इसे हम काट दें तो हम कह सकते हैं कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। अब ये फोर्स अपॉन एरिया, बल गुणे क्षेत्रफल क्या होता है जी? फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। तो प्रेशर पहले साइड पर बराबर प्रेशर दूसरे साइड पर, मतलब दोनों तरफ जो दाब है वो बराबर आ गया। यही तो था हमारा पास्कल का नियम ना। तो प्रूफ है बहुत आसान, बस समझना है थोड़ा आपको, ठीक। फिर से देख लें, आयतन संरक्षण का नियम लिया हमने, A1 इंटू D1 बराबर A2 इंटू D2। फिर हमने कार्य ऊर्जा संरक्षण लिया, जहाँ पर हमने कहा इधर का कार्य बराबर इधर का कार्य, कार फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या बल गुणे दूरी होता है, ठीक। यहाँ से हमने इस तरफ A1 से मल्टीप्लाई डिवाइड और इस तरफ A2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दिया तो ये आपस में कट जाएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। A1 इंटू D1 बराबर A2 इंटू D2 होता है, तो हमने काट दिया। F1 अपॉन A1 बराबर F2 अपॉन A2 आ गया। और फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, तो प्रेशर एक साइड का बराबर प्रेशर दूसरे साइड का। यही तो है हमारा पास्कल का नियम, ठीक। अब आते हैं हम द्रव स्थैतिक विरोधाभास पर। यहाँ पर क्या होता है ना, ये देखा गया कि अगर हम कुछ बर्तन लेते हैं जिनका तल समान है, ठीक है, तल हमारे बर्तनों का समान है, तो हम ये देखते हैं कि भले ही उनका जो शेप है वो अलग अलग हो, शेप अलग अलग हो, लेकिन अगर जो इसमें हम फ्लूइड भर रहे हैं, जो तरल भर रहे हैं, उसका अगर हाइट समान है, उसका अगर ऊंचाई समान है, h ऊंचाई तक अगर हर तरफ है, तो इनके बीच में लगने वाला जो दाब है वो भी बराबर होता है ना। मतलब इस पर निर्भर नहीं कर रहा है कि आयतन कितना है, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है कि वजन कितना है, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है कि हमारा जो द्रव्यमान है वो कितना है, बस निर्भर किस पे कर रहा है, ऊंचाई पर ना। हमको देखकर ऐसा लग सकता है कि जिसमें ज़्यादा पानी है ज़्यादा प्रेशर देगा, लेकिन ऐसा है नहीं। यही है द्रव स्थैतिक विरोधाभास या हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसके मुताबिक क्या है, समान क्षैतिज तल जहाँ पर समान गहराई हो के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है पास्कल के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी काम करता है, और ये इसलिए भी काम करता है कि हम कम ताकत लगाकर ज़्यादा भारी चीज़ों को उठा सकें ना। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो बिल्कुल पास्कल लॉ के तहत जो ड्राइंग बनाया था उसी के ठीक तरीके से बनाना है, बस इस बार उल्टा बनाना है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक बर्तन ले रहे हैं जिसका एक सिरे पर एरिया कम है, क्षेत्रफल कम है, और दूसरे सिरे पर क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक। एक सिरे पर कम, दूसरे सिरे पर क्षेत्रफल ज़्यादा है, और हम यहीं पर वो देखेंगे किस तरीके से ये काम कर रहा है। हम मान ले रहे हैं इधर एक पिस्टन लगा दिया है पहले तरफ, और ये पिस्टन जो है इधर से हम अपने बाहर से हम फोर्स लगाएंगे F1। दूसरी तरफ हमने एक दूसरा पिस्टन लगा दिया है, F2। इस पर कोई लोड लगा देंगे हम इस पर लोड लगा दे रहे हैं, ठीक, जो हमको उठाना है। अंदर पूरा द्रव भरा हुआ है, अब द्रव मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक। अब क्या होने वाला है, पहले वाले का एरिया मान ले रहे हैं A1, दूसरे वाले का एरिया मान ले रहे हैं A2। तो हमको पता है कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ओहो, बोलता A1 हूँ, दिखता A2। F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो इसी को हम ये कह सकते हैं
कि F1 इज इक्वल टू F2 इंटू A1/A2। सही। तो अब क्योंकि हमारा डायग्राम का हमको दिख रहा है क्या कि A1 जो है वो छोटा है A2 से ना, तो क्योंकि A1 छोटा है A2 से इसीलिए F1 क्या हो जाएगा, वो भी छोटा हो जाएगा F2 से। मतलब क्या, हम कम बल लगाकर दूसरी तरफ ज़्यादा बल पाएंगे। इस तरफ जो लोड को उठा रहे हैं इस तरफ का हम ले लेते हैं F2 बल से ऊपर जा रहा है ना। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर तो है, फोर्स बढ़ा देता है, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी याद रखना है कि इधर जो है जब ज़्यादा सा विस्थापन होगा तो इस तरफ कम सा विस्थापन होगा, क्योंकि फोर्स भले ही बढ़ जाए, एरिया पिछले टॉपिक में बताया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलता। तो क्योंकि आयतन नहीं बदलता तो अगर एरिया कम है तो डिस्टेंस ज़्यादा जाएगा, और एरिया ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से काम करता है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक, ये फॉर्मूला हमारे काम का है। अब आते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक पर। एक हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, एक होता है हमारे पास एक ब्रेक पैडल जो जुड़ा होता है मास्टर सिलेंडर से ना। मास्टर सिलेंडर है जो कि लीवर के थ्रू जुड़ा हुआ है ब्रेक पैडल से, और इस मास्टर सिलेंडर में भरा हुआ है ब्रेक ऑयल। ये ब्रेक ऑयल पूरे में भरा हुआ है पाइपलाइन में। जैसे ही हम ब्रेक पैडल को दबाते हैं ना, तो क्या होता है, ये सिलेंडर में जो ऑयल था वो जाता है इधर से हमारे पास नीचे अंदर वाले सिलेंडर पे। ठीक, रिंग सिलेंडर पे। इस सिलेंडर के अंदर ये इसका जो प्रेशर है वो दोनों तरफ बराबर बराबर ऐसे बढ़ जाता है ना। तो क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ बराबर बराबर ऐसे बढ़ रहा है, तो इनके पास यहाँ पर तुम्हारे पास है ब्रेक शू, जो कि ये तुम्हारा पहिए का इनर अंदर वाला रिम है ना। ये जो प्रेशर लगा तो ये क्या हुआ, ब्रेक शू से बढ़ कर गया आगे, ये भी ब्रेक शू बढ़ कर गया आगे, और इस तरह से ये ब्रेक शूज़ आकर यहाँ पर टकराने लगे। जब ब्रेक शूज़ यहाँ टकराने लगे तो हमारा ब्रेक काम करने लगा। इस तरह से हमारा ब्रेक इस्तेमाल में आ गया। जैसे ही हम इस प्रेशर को हटाएंगे तो ये दोनों जो रिम्स हैं ये आपस में जुड़े हैं स्प्रिंग के ज़रिए। इसमें डायग्राम में दिख नहीं रहा है स्प्रिंग, लेकिन स्प्रिंग के ज़रिए जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम प्रेशर हटाते हैं, मतलब हमने ब्रेक पैडल से पैर हटा दिया, तो क्या हुआ, ये स्प्रिंग क्या करेंगे, वापस से इन्हें खींच कर ले आएंगे उल्टा ना। जैसे ही ये वापस आएगा तो ये लिक्विड जो इसमें था ये वापस जाएगा, और ये वापस से यहाँ पर, और वापस से सिलेंडर में भर जाएगा। फिर से हम ब्रेक पैडल दबाएंगे अगर कभी, तो फिर से वही काम होगा जो बताया गया है ना। फिर समझ लें, ब्रेक पैडल को दबाया, मास्टर सिलेंडर से जो लिक्विड है वो अंदर गया, ये प्रेशर हर तरफ बराबर बराबर बटा। ये तुम्हारे पास जो ब्रेक शूज़ हैं वो सड़क के आगे गए और इस तरीके से यहाँ पर लग गए, दीवार से टकरा गए इनर रिम से टकराने की वजह से ब्रेक लग गया। जैसे ही हमने पैडल पे से पैर हटाया, यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा है वो वापस से उन्हें खींच के ले आएगा। जैसे ही ये वापस आएंगे, ये पानी भी वापस जाएगा और वापस से मास्टर सिलेंडर में भर जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट हमारा है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे वायुमंडल का जो दाब है, जो प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है इस वायुमंडल की वजह से, इस एटमॉस्फेयर की वजह से, उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण द्वारा पृथ्वी की सतह पर आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और हमारा जो एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो होता है 1.013 10⁵ पास्कल के बराबर। ठीक, या 1 एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर। ठीक है, फिर आता है गेज दाब। गेज दाब क्या है? गेज दाब किसी भी स्थान पर वास्तविक दाब तथा उसके वायुमंडलीय दाब के अंतर को कहते हैं। तो गेज दाब हो सकता है प्रेशर एट दैट पॉइंट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमको शायद ये पता है कि इसकी वैल्यू आ जाएगी h/ρg। ठीक, किसी भी अभी शायद एयर कॉलम वाला देखा था ना, तो वैसे ही समझ लो। यहाँ पर मान लो हमारे पास एक फ्लूइड है जहाँ पे इस तरह का कुछ है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, h हाइट का डिफरेंस है, टॉप पर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, बॉटम पर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h/ρg। तो क्या हो जाएगा, बॉटम वाला प्रेशर हो जाएगा प्रेशर एट द बॉटम माइनस PA। अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, PA प्लस h/ρg
माइनस एच रो जी सॉरी माइनस पी ए, नॉट एच रो जी, माइनस ऊपर वाला पी ए से पी ए कट गया तो पी माइनस पी ए क्या हो गया, एच रो जी। ठीक। तो गेज दाब की वैल्यू होती है एच रो जी, ये याद रखेंगे हम लोग। चलें, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे से पढ़ाएंगे।